हाय गाइस। सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ माय इंटरव्यू सीरीज़ वीडियोस जो मैंने आपको कमिट किया था कि मैं अपनी ट्रेनिंग पे जाने से पहले आपके साथ सारी वीडियो शेयर कर दूंगा। सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो एंड दिस वीडियो विल शेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, द मोस्ट पोटेंट क्वेश्चंस जो CAPF के इंटरव्यू में आ सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्लेमर यही है कि ये मेरे व्यूज़ हैं कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है ये आए, हो सकता है थोड़े कम आए, तो सिर्फ इस पर्टिकुलर एक वीडियो पे सोलली रिलाय मत करना। आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे होगे, तो यहाँ से एक तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओपिनियन बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो करनी है। बट कोई भी चीज़ सैक्रोसेंट नहीं होती है, ये वीडियो भी कोई सैक्रोसेंट नहीं होगी। हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें ना भी कवर कर पाऊँ, तो सिर्फ सोलली इस वीडियो पे रिलाई मत करना। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ढंग से इन डिटेल इन डेप्थ सब कुछ बताने की कोशिश करूँ। साथ ही मैं अपने नोट्स भी दिखा दूंगा जो मैंने बनाए थे अपनी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। एंड जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नोट्स हैं वो मेरे पास हैं, जो रजिस्टर्स वगैरह मैंने बनाए थे, डायरीज़ वगैरह मेंटेन की थी या A4 शीट्स पे बनाए थे, वो मुझे अभी मिल नहीं रहे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है उनको। तो उनके बारे में बात मैं बता दूंगा कि कौन से थे, बट आई डोंट हैव दोज नोट्स नाउ। सो आई एम डाइविंग इनटू द वीडियो राइट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी आती है पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आपका प्लेस ऑफ बर्थ था। प्लेस ऑफ बर्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब जब से आप पैदा हुए हो तब से ही क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा प्लेस ऑफ बर्थ क्या था? सोनीपत, हरियाणा। तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, फॉर एग्जांपल सोनीपत के बारे में वो ये पूछ लेते हैं कि हरियाणा की टोटल GDP जो है वो कितनी है। हरियाणा की टोटल GDP में सोनीपत कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो ये तो बात होगी इकोनॉमी की। उसके बाद में सोनीपत के अंदर अगर इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो कहाँ कहाँ पे हैं और किन किन चीज़ों की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, ये दूसरी बात होगी। अगर सोनीपत किसी चीज़ के लिए न्यूज़ में था अभी रिसेंटली, फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था कि सोनीपत के कुंडली में कोई कफ सिरप कंपनीज़ हैं, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो कफ सिरप बनाती हैं, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी लोग किडनी फेलियर्स की वजह से मर रहे थे कफ सिरप की वजह से, और वो सारी यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही थी। तो मैंने सोचा था कि शायद इस पर पूछ सकते हैं, तो इस पर मैंने एक बैलेंस्ड आंसर प्रिपेयर किया था, बट मेरे से नहीं पूछा था उन्होंने। नेक्स्ट इज़ कि सोनीपत का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल कितने सब डिविजन्स हैं, या फिर जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है वो कहाँ बैठता है, हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे। इसके अलावा मैंने ये प्रिपेयर किया था कि लेजिस्लेचर जो स्ट्रक्चर है, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, वो क्या है। फॉर एग्जांपल MLA कितने हैं सोनीपत में, फॉर एग्जांपल MPs कितने हैं, अगर हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो कितनी हैं, अगर एक से ज़्यादा है तो क्यों है। वेयर एज अभी करंट में MP या MLA उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, कुछ ऊपर ऊपर से मैंने कर लिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, एक तो आपको इकोनॉमिक फॉर्मेट देख लेना है अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट का, एक आपने लेजिस्लेचर देख लेना है, उसके अलावा आपने वो GDP वगैरह की बातें सब देख लेनी है, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यानी कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को डाइव करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हैं, फॉर एग्जांपल कुंडली बॉर्डर पे किसान आंदोलन हुआ था तो वहीं बैरिकेडिंग हुई थी, तो वहीं क्यों हुई थी वो पूछ सकते हैं आपसे कि वहाँ क्यों हुई, थोड़ी आगे या पीछे क्यों नहीं हुई। तो सोनीपत में किसानों ने अपना पूरा का पूरा जो था वहीं पे रह रहे थे वो, तो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ही क्यों रह रहे थे, दिल्ली अंदर क्यों नहीं घुसे, या और पीछे क्यों नहीं रखे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा अच्छे से चेज करना। प्लेस ऑफ बर्थ के अलावा जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 मार्च की है, तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि 4 मार्च के दिन क्या कोई इंपॉर्टेंट दिन होता है, ये देख लेना। हर दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूर होता है, बस हमको पता नहीं होता। तो 4 मार्च को भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट था, वो मैं प्रिपेयर करके गया था। कई बार वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, इतने डिटेल में क्वेश्चन के आंसर अगर आप नहीं दे पाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता इसका मार्क्स पे, लेकिन अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो ये बोनस है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी लोग इन सब चीज़ों को इतनी डीपली नहीं पढ़ते हैं, बट वो कई बार वैसे अवेयरनेस के लिए पूछ लेते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ के लिए मैंने आपको बता दिया। डेट ऑफ बर्थ के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उस दिन क्या हुआ था। डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ ये भी बता रहा हूँ
कि आप जिस दिन आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा वो पर्टिकुलर दिन भी देख जाना कि क्या उस दिन भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट था, हुआ है या होगा। मतलब कि कोई जयंती ना हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट इवेंट नेशनल इम्पोर्टेंस का ना हो या फिर कोई मूवमेंट ना हुई हो उस दिन। तो ये सब चीज़ें थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में। नेक्स्ट इज़ योर नेम। आपके नाम का मतलब क्या है, आपके नाम का और आपके सरनेम का मतलब क्या है, और इसी पर्टिकुलर नाम या सरनेम के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट डिग्निटरीज और वो किस फील्ड में क्या काम करते हैं वो आप पढ़ के चले जाना। उसके बाद ये तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, ये ऑब्वियसली आपने कर ही ली होंगी कि यूपीएससी का मतलब क्या होता है। हर एक चीज़ का वर्ड बाय वर्ड मतलब, अगर यूनियन है तो क्या है, पब्लिक है तो क्या है, सर्विस और जॉब और सर्विस के बीच में भी डिफरेंस होता है, कमीशन और कमेटी के बीच में भी डिफरेंस होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज एग्ज़ाम के बारे में। जहाँ पे आप अभी पर्सनालिटी टेस्ट देने जाओगे वो पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इस चीज़ को खास तौर पे ध्यान रखना। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार भी पूछा गया है, मैंने ट्रांसक्रिप्ट में भी देखा था। वो ये क्वेश्चन था कि यदि स्टेट सब्जेक्ट है पुलिस तो सेंटर के पास क्यों है। अगर पुलिस होनी स्टेट के पास चाहिए तो सेंटर के पास क्या कर रही है। तो इसके बारे में आप खुद से ही आंसर ढूंढ लेना, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है अपने आप से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली आप उसी में ही काम करने वाले हो, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। इसके अलावा आपकी पर्टिकुलर्स, प्राइजेज़, मेडल, स्कॉलरशिप्स वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ढंग से प्रिपेयर कर लेना। पहली बात तो अब तो आप चेंज नहीं कर सकते, अब तो आपने जो भरा था वो आपने भर दिया है, तो अब चेंज तो नहीं होगा, बट जो भर दिया है अब उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फॉर एग्जांपल मेरी जो है एक्स्ट्रा को करिकुलर या फिर प्राइजेस मेडल्स, वो देखो गेट 2017 स्कॉलरशिप, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि ये क्या है स्कॉलरशिप, इसके बारे में थोड़ा बताओ। उसके बाद हमने आर्मी बैंड कंपटीशन जो कि नेशनल लेवल पे होता है, जब मैं सैनिक स्कूल में था तो वो हमने जीता था, सेकंड पोजीशन हमारी आई थी। तो मेरे से उससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चंस पूछे थे जो कि ऊपर ऊपर से थे, बट आपको पता होना चाहिए कि यदि मैंने मेंशन किया है आईपीएससी तो एटलीस्ट मुझे इसकी फर्स्ट फुल फॉर्म पता होना चाहिए, गेट की फुल फॉर्म पता होना चाहिए मेरे को, ये आईपीएससी कौन कंडक्ट कराता है, कैसे होती है, कब होती है, कितने टाइप के बैंड होते हैं, जैसे कि ब्रास बैंड्स होते हैं, पाइप बैंड्स होते हैं, इस टाइप के आर्मी के बैंड्स की टाइप्स होती हैं, तो वो सब मैं पढ़ के गया था। कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, ये छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप पढ़ के चले जाना। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने प्रॉपरली किए थे। एनसीसी क्या है, उसकी विंग्स क्या है, कब बनी, क्यों बनी, आज के टाइम पे क्यों है, उसका क्या महत्व है, सरकार का क्या नज़रिया है एनसीसी को लेके, ए और बी सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है, बी और सी में क्या है, इस टाइप से डिफरेंसेस। फिर ऐसे वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं क्या सच में एनसीसी की ज़रूरत है, और है तो फिर सारे लोग आर्मी नेवी में क्यों नहीं जा रहे, हम लोग उनकी एनर्जी क्यों इधर उधर चैनलाइज करवा रहे हैं जब वो आने वाले टाइम में उधर नहीं जा रहे हैं, तो हम क्यों बजट दे रहे हैं। उसके बाद एनसीसी का बजट क्या है, एनसीसी का डीजी कौन है, वो भी, एनसीसी का एक पर्टिकुलर लोगो है, उसका एक पर्टिकुलर मोटो है, वो सब चीज़ें याद करना। ये उनके लिए है जो एनसीसी का या तो ए सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट होल्डर हैं और उन्होंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट इज़ मैं लीडर था अपने ड्रिल कंपटीशन में जब हम सैनिक स्कूल में थे, तो उससे रिलेटेड भी मेरे से क्वेश्चन पूछा था। ड्रिल के रिलेटेड दो तीन चीज़ें पूछी थी मेरे से, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होती। अगर मैं लीडर था तो ऑब्वियसली वो बहुत ही छोटी छोटी बच्चों वाली चीज़ें थी, वो मुझे ऑलरेडी पता थी, तो प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बताने का मतलब ये है, अगर आपने ब्लफ किया होगा तो आप फंसोगे, अगर आपने सच में किया होगा तो फिर आप क्लियर कर जाओगे। नेक्स्ट इज़ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर हॉबीज़। भाई मेरा तो 40 to 50% पर्सनैलिटी टेस्ट सिर्फ यहीं पे ही चला था, यहीं से ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। कंप्यूटर साइंस पे बहुत हैवीली क्वेश्चन पूछा गया था मेरा। उसका रीज़न ये भी है, देखो मैंने एक तो बीटेक किया है और एक एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, नीचे मैं आपको दिखा दूंगा। तो यदि एक पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन जिसने गेट और नेट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं और उसकी हॉबी भी उसी से रिलेटेड है, तो ये कॉमन सेंस है कि उसका पर्सनैलिटी टेस्ट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही जाना था। और मुझे ये बात पहले ही पता थी क्योंकि मैंने अपना आपको बताया था कि मैं जब घर से लाइब्रेरी जाता था तो खुद से पूछता था कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैंने तब ये चीज़ें सोच रखी थी पहले से ही कि यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का आएंगे।
तो मैंने क्या किया था, ये चीज़ आप भी कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने +1 और +2 दैट मीन्स 11th और 12th क्लास की NCERTs कंप्यूटर साइंस की पढ़ ली थी, ढंग से रिवाइज कर ली थी, छोटी छोटी कीवर्ड्स डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल कुकीज़ क्या होती हैं, कैश क्या होती है, मेमोरी के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, CPU मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं ढंग से पढ़ के समझ के गया था। क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि आपके बोर्ड में कोई ऐसा बंदा मिले जो PhD हो कंप्यूटर साइंस में, नहीं, बट वो ऐसे लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेके, तो वो बेसिक ही पूछते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं। तो अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से हो तो +1 +2 की अपनी NCERTs ज़रूर पढ़ के जाना, उनके सारे कीवर्ड्स डेफिनेशन ज़रूर बहुत ध्यान से कर लेना, वहाँ से क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा कर लेना। अगर आपने सपोज जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनाया था फाइनल ईयर में, तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने एमटेक किया तो मैंने ऑब्वियसली थीसिस लिखी थी, तो मेरी जो रिसर्च थी, मेरी जो डाइजर्टेशन थी, उसके ऊपर वो क्वेश्चंस पूछ सकते थे। तो मेरे को मेरे पोटेंशियल एरियाज़ पता थे, तो मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया था। अब मेरी जो हॉबी थी वो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखी हुई है, गेटिंग एक्वेंट टू लेटेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स अवेलेबल इन इंडिया एंड रिकमेंडिंग दीज डिवाइसेस टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एक तो मेरी हॉबी में ही दिख रहा है कि मैं सिर्फ ज्ञान लेता नहीं हूँ, मैं समाज सेवा भी करता हूँ, तो ये अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ मैंने तभी समझ ली थी जब मैं अपना डैफ भर रहा था कि मैं बहुत ही प्रिसाइज होकर अपनी हॉबी भरूँगा, क्योंकि फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि यार गलत भर दी। हालांकि देखने में ऐसी हॉबी है कि किसी की होगी ही नहीं कभी भी। और इस टाइप की चीज़ें लिख के आप अपना इंटरव्यू खुद से ही स्टेयर कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड को जब ये दिखेगा ना कि ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, तो बोर्ड यहीं से पूछेगा। और इसको मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, तो आप टैफ में कभी कॉपी मत करना आने वाले टाइम में अगर भरो तो। हमेशा यूनिक चीज़ें लिखना, ताकि पर्सनालिटी टेस्ट का जो बोर्ड मेंबर है उसका ध्यान इस पे जाए और वो यहीं से पूछे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि वो मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे थे, मैं उनको खुद ही ये बोल रहा था कि यहाँ से ही पूछ लो। तो इस टाइप की चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हॉबीज़ में आपने जो भी लिखा होगा ना, एक एक कीवर्ड के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड क्या होता है, किसने बनाया, क्यों बनाया, आज के टाइम पे क्या है, कैसे डेवलपमेंट होती है, कितने वर्जन्स होते हैं, वर्जन्स के नाम क्या हैं, डेजर्ट्स के नाम पे है तो क्यों है, इस टाइप की चीज़ें। स्मार्टफोन्स कि स्मार्टफोन्स क्या होते हैं, मतलब स्मार्टफोन्स में ऐसा क्या स्मार्ट है कि उसको स्मार्टफोन बोलते हैं, और कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनको हम स्मार्टफोन की कैटेगरी में डालेंगे या नहीं डालेंगे, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। उसके बाद अवेलेबल इन इंडिया, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि स्मार्टफोन्स इंडिया में कौन कौन से हैं। उसके बाद ये तो खैर इसके ऊपर तो क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे, पूछते तो जनरल पूछते, उसका मैं आंसर दे देता। फिलिंग सुडोकू, सुडोकू भरना काफ़ी लोगों की हॉबी होती है, तो यार सुडोकू के बारे में पढ़ लेना कि इसका मतलब क्या होता है। शायद जापानीज़ वर्ड है, मैंने तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा मेरे को पर्सनालिटी टेस्ट दिए हुए, तो अभी मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है, ऐसा प्रिसाइजली याद नहीं है, बट इसका एक पर्टिकुलर मतलब है नंबर के साथ कुछ, तो ये पढ़ लेना इसका मतलब क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, न्यूज़पेपर में आता है, क्या लेवल्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो इनको ढंग से पढ़ लेना। इसके आसपास ही क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछते। इनफैक्ट मैंने एक दिन बैठ के सुडोकू लेवल 1, 2, 3 जो इंडियन एक्सप्रेस में आता था, स्टॉप वॉच चला के भर के भी देखा था कि मेरा टाइम कितना आता है, ताकि अगर मेरे से वो पूछ लें कि यार आपकी हॉबी है सुडोकू, तो आपको तो पता होना चाहिए कि कितने मिनट में आप भरते हो। तो मैं प्रिसाइजली पढ़ देख के गया था कि मैं कितने मिनट में भरता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मैं 3 मिनट में पूरा भर देता हूँ, तो मुझे पता था कि मैं उनको यही आंसर, मैं 3 मिनट कभी नहीं बोलता, मैं उनको हमेशा बोलता कि 4 मिनट्स में भरता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो मेरे से भरवाने भी लग जाते हैं इंटरव्यू में, तो मैं प्रेशर में थोड़ा हो सकता है डिले करता। तो यार जब तक आपको खुद नहीं पता हुआ कि आप कितना टाइम लेते हो, तो उनको कैसे जवाब दोगे। तो अगर आपकी हॉबी इस टाइप की है ना, जैसे कि लोगों की कईयों की हॉबी होती है रनिंग, जॉगिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉकिंग और रनिंग में या जॉगिंग में क्या डिफरेंस है। वो बेसिकली जो स्पीड होती है आपकी, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि क्या वॉकिंग और क्या रनिंग है, क्या जॉगिंग है। तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपकी क्या स्पीड है। अब ऐसा तो मत बोलना वहाँ पे कि मैं तो बस भागने जाता हूँ, मैं तो ये नहीं, इस बात की सेंस नहीं बनती है। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट आपका टाइम तो पता होना चाहिए ना। जब तक आपको खुद का टाइम नहीं पता होगा तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे। तो इसलिए मैं अपना खुद का टाइम देख के गया था, ताकि अगर वो मेरे से बोले वहाँ पे कि क्या हम आपको इतना टाइम दें तो आप भर दोगे क्या, तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता कि हाँ सर भर दूंगा, और मैं उनको भर के दिखा भी देता। तो हॉबी अपनी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।
यहाँ से तो अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसको हल्के में मत लेना। एंड ऑब्वियसली ये जो वीडियो है ये इसलिए है कि मैं ये बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट एरियाज़ कौन से हैं, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैं आंसर्स नहीं बता रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आंसर आप खुद से प्रिपेयर करना, क्योंकि यार एक कॉमन सेंस की बात है। अगर सपोज़ मैंने यहाँ वीडियो में आपको एक आंसर बताया और ये वीडियो सपोज़ 1000 लोगों ने देखी, तो 1000 लोग जब सेम ही आंसर बोलेंगे तो क्या आपको नंबर मिलेंगे? सोचो खुद से। तो आप हर एक इंसान एक यूनिक पर्सन है, तो आंसर्स खुद से ही बनाओ ताकि अच्छे मार्क्स मिलें। सब सेम चीज़ बोलोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हो, आपने अटैम्प्ट्स दिए हैं या फिर आपने डैफ में कहीं मेंशन किया था या फिर आपसे वो पूछ लेते हैं, तो सिविल सर्विसेज के अटैम्प्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं? यही बनते हैं कि आप तो यहाँ इसलिए आ रहे हो कि आपके लिए ये सेकंड प्रायोरिटी है, यहाँ आने के बाद आप सिविल सर्विस क्लियर करोगे और फिर आप तो वापस ज्वाइन कर लोगे, मतलब CAPF क्लियर करोगे और CSE ज्वाइन कर लोगे बाद में क्लियर करके। तो इसका एक अच्छा आंसर ढूंढ लेना। उसके बाद वो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अच्छा आपका तो सिविल सर्विसेज में हो नहीं रहा था इसलिए आप यहाँ पे आ गए हो, आप तो एक्चुअल में वहाँ जाना चाहते थे, तो हम आपको सेलेक्ट क्यों करें? तो इसका एक आंसर सोच लेना ढंग से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ज़रूर पूछते हैं कि यहाँ क्यों आना चाहते हो आप। मेरे से तो मतलब थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ही मेरा ये था कि यार आपका तो इतना अच्छा बैकग्राउंड है, आपने कंप्यूटर साइंस में ये किया है, वो किया है, पता नहीं क्या क्या किया है, तो आप वो सब छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे हो? तो ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबसे पूछ लेते हैं, मतलब 10 में से 4 या 3 लोगों से तो पूछते ही हैं कि वाई आर यू गेटिंग इन टू द CAPF, वाई आर यू अबाउट टू बिकम एन असिस्टेंट कमांडेंट, यहाँ आपको ऐसा क्या दिख रहा है? तो इसके बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट थिंग इज़ आपकी 10th क्लास आपने कहाँ से की है, आपका स्कूल इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने सैनिक स्कूल से की है, तो सैनिक स्कूल के ऊपर क्वेश्चंस क्या आते हैं? अभी बजट में बोला था 100 बनाएंगे। तो 2 तरह के सैनिक स्कूल्स होते हैं, एक वो जो PPP मॉडल पे चलते हैं, PPP मॉडल पे, और एक जो कि कन्वेंशनल मॉडल पे चलते हैं। कन्वेंशनल मॉडल वाले वो होते हैं, मतलब ये तो खैर आप खुद से पढ़ लेना, नो नीड टू एक्सप्लेन दिस क्योंकि वीडियो बढ़ जाएगी। बट मॉरल ऑफ द स्टोरीज़ कि आपको किस लेवल तक पढ़ना है। तो फिर वो ये पूछ सकते हैं अगर कन्वेंशनल थे तो PPP बनाने की क्या ज़रूरत थी, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, वो आप खुद से पढ़ लेना। आपका स्कूल अगर इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने नवोदय विद्यालय से किया है, केंद्रीय विद्यालय से किया है, या फिर आपने सैनिक स्कूल्स, मिलिट्री स्कूल से किया है, तो ये स्कूल्स क्यों हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपसे ओपिनियन मांगेंगे। उसके बाद में ही वो ऐसा बोल सकते हैं कि इनका तो रिजल्ट ख़राब हो रहा है, NDA में कम लोग जा रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? तो स्कूल्स ख़राब नहीं होते, जो बैच होता है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर वो कितनी मेहनत कर रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल तो अपना काम करता ही है। तो स्कूल से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस। फिर स्कूल में फॉर एग्जांपल हमारा जो स्कूल का प्रिंसिपल होता था वो कर्नल रैंक का ऑफिसर होता था। दैट मीन्स अगर एयरफोर्स होगा तो विंग कमांडर, नहीं ग्रुप कैप्टन रैंक का होगा, और नेवी होगी तो शायद कमांडर रैंक का होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की कौन सी रैंक के होते हैं, ये सैनिक स्कूल्स और मिलिट्री स्कूल्स वालों के लिए ही है। अगर आप RIMC वगैरह से आ रहे हो तो है। तो फिर वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन कौन सी पोजीशंस हैं, रजिस्ट्रार होता है उसका क्या काम होता है, सैनिक स्कूल आपका कब बना था, सबसे पहला जो बना था वो कब बना था, किसने इनॉग्रेट किया, टोटल कितने हैं, क्या और बनाने चाहिए या नहीं। और अब तो लड़कियों के लिए भी सैनिक स्कूल्स ओपन हो गए हैं, तो लड़कियों की क्या सच में ज़रूरत है सैनिक स्कूल में? मेरे से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में कि क्या लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल्स होने चाहिए, क्या लड़कियों को डिफेंस फोर्सेज में होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस। और कुछ एग्जांपल्स याद कर जाना लड़कियों के, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, ऐसी 5-7 फीमेल ऑफिसर्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उनके नाम याद रख लेना। क्योंकि हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि आपका रोल मॉडल कौन है। अगर आप CAPF में आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई रोल मॉडल भी होगा, तो वो सब याद कर लेना। इसमें तो खैर लड़का लड़की नहीं है, रोल मॉडल तो मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। आपका स्कूल मैंने बता दिया, बोर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर कोई हरियाणा बोर्ड से तो हो सकता है वहाँ से वो क्वेश्चंस पूछ लें आपसे। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सिटी। देखो कंप्यूटर साइंस के बारे में बता चुका हूँ, कंप्यूटर साइंस के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे थे। अभी करंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, फॉर एग्जांपल क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से। आप मेरी इंटरव्यू वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया था। उसके अलावा जो बेसिक कोर कंप्यूटर साइंस होती है, फॉर एग्जांपल आपकी पाइपलाइनिंग होती है, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, इसके अलावा आप रैम मैनेजमेंट कैसे करते हो, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करते हो, इसके अलावा आपका जो हार्डवेयर होता है या फिर कंपाइलर डिज़ाइन होता है,
या फिर नेटवर्किंग, उसकी टोपोलॉजीज़, उसकी जितनी भी आपकी प्रोटोकॉल्स हैं वो सब। तो अपने सब्जेक्ट्स को, बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाना। मैं ढंग से पढ़ के गया था। नेक्स्ट इज़ योर यूनिवर्सिटी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी किसी ऐसे डिग्निटरी के नाम पे है जो इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी, जो कि मुरथल हरियाणा में है। तो पहली बात तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है तो उसका चांसलर कौन होगा। वाइस चांसलर तो सबको पता होता है क्योंकि वो तो नाम लिखा ही होगा यूनिवर्सिटी में, बट किसी को ये नहीं पता होता कि चांसलर कौन होता है। वेयर एज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका चांसलर कौन होता है, तो ये पढ़ लेना। फिर आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, जो NAAC रैंकिंग होती है उसमें उसको क्या एक्रीडिटेशन दी हुई है वो पढ़ लेना। नेक्स्ट इज़ नाम, जैसे दीनबंधु है तो ये कौन थे, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, इनको छोटू राम क्यों बोलते थे, या इनको दीनबंधु क्यों बोलते थे, या इनकी फैमिली के बारे में, इन्होंने क्या काम किए थे इंपॉर्टेंट, उन सब चीज़ों के बारे में। तो ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट इज़ वो ऐसा पूछ सकते हैं आपको कि आप हायर स्टडीज़ में क्यों गए, मतलब आपको अगर बीटेक कर ली थी तो आपने जॉब क्यों नहीं ली, मतलब आपने एमटेक क्यों की, उसका एक पर्पज़ है। अब कोई बोले कि मेरे को एमटेक इसलिए करनी थी क्योंकि मुझे लेक्चरर बनना था, तो फिर अगर आपको लेक्चरर बनना था तो फिर आप इधर असिस्टेंट कमांडेंट बनने क्यों आए हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट सेम चीज़, मेरी एमटेक भी सेम कॉलेज से हुई है तो ये मुझे एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अलग अलग जगह से हो, तो अपनी प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना। ये 2019 में तो पासिंग आउट, ये मतलब फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स हुए थे, डिग्री मिलते मिलते तो 2020 का लास्ट आ गया था क्योंकि कोविड था। तो उसके बाद ही प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था मैंने, उससे पहले तो मैं भी नहीं कर पाया था क्योंकि ऑब्वियसली मेरी एमटेक कंप्लीट होने के बाद मैंने एटलीस्ट 9 महीने या 10 महीने एज ए लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस पढ़ाया भी है। उसके बाद बात करते हैं आपकी फोर्स प्रेफरेंसेस की। ये मेरी प्रेफरेंसेस है जो मैंने भरी थी। ऑब्वियसली जब मैंने भरी थी तो मेरे पास एक बहुत ही लिमिटेड नॉलेज थी, और उस लिमिटेड नॉलेज से यूट्यूब पे जाके या किसी से सुन के जो मुझे ठीक लगा वो मैंने भर दिया। बट यदि आज मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज होने के बाद यदि आज फिर मुझे ये मौका दिया जाए कि क्या आप इनको प्रेफरेंस को दोबारा भरना चाहोगे, तो आप यकीन मानो कि सारी की सारी प्रेफरेंस मेरी अलग हो जाएंगी टोटली। हो सकता है जो फर्स्ट पे हो सकता है वो लास्ट पे आ जाए, इतना चेंज तक हो सकता है। तो मैं ये चीज़ आपको बार बार बोलता हूँ, सारी फोर्सेस सेम हैं, बस उनके मैंडेट्स अलग हैं। सारी फोर्सेस सेम हैं, बस उनका जो काम है, उनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स हैं वो थोड़ी सी डिफ़र करती हैं, वरना सब कुछ सेम है। आपको सैलरी सेम मिलती है, बहुत छोटा वेरिएशन होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। तो ये तो बात थी डैफ के बारे में। मोस्ट क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपकी समरी शीट के ऊपर ही आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसका हिस्ट्री भी जान लेना एक बार। फॉर एग्जांपल सोनीपत जो है उसको स्वर्णप्रस्थ बोलते थे, और महाभारत का जो टाइम था उसके टाइम पे इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंस थी, जो कि पंचप्रस्थ जो हैं उसमें से वो एक ये भी था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, आपके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, आप जहाँ पैदा हुए हो, हरियाणा में अगर आप रहते हो तो हरियाणा क्यों बना, कब बना, किस कमीशन ने इसको बनाया, पंजाब था तो हरियाणा बनाने की ज़रूरत क्या थी, हरियाणा की इम्पोर्टेंस क्या है, चीफ मिनिस्टर, कितने MLAs हैं हरियाणा में टोटल, मैं ये भी पढ़ के गया था। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हरियाणा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कहाँ बैठती है, मैं ये भी पढ़ के गया था। तो अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ को अच्छे से जान लेना। इनफैक्ट यार यहाँ तो मेरा काम बहुत ही ख़राब हुआ था। वो क्यों हुआ था मैं आपको बताता हूँ। मैं पैदा सोनीपत में हुआ, वो ठीक है, बट उसके बाद 2020 में हम लोग 2018 में हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए थे, और तब से मैं यहीं रहता हूँ। तो ये तो मुझे प्रिपेयर करना ही पड़ा था ऑब्वियसली, क्योंकि समरी शीट में अलग से दिखता है और यहीं से पूछेंगे। बट जो मेरा प्रेजेंट एड्रेस था वो चंडीगढ़ का था, जो कि मेरे समन लेटर पे शायद लिखा हुआ था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो मुझे चंडीगढ़ के बारे में भी प्रिपेयर करना पड़ा कि चंडीगढ़ क्या है, और चंडीगढ़ की 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें, चंडीगढ़ की 5 एडवांटेजेस और 5 डिसएडवांटेजेस, मतलब क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। फिर वही सब हिस्ट्री, कब बना, क्यों बना, कैसे बना, क्या ज़रूरत थी। फिर उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो, लेजिस्लेटिव सेटअप है वो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है तो उसके बारे में, यहाँ का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है, यहाँ पे गवर्नर, जो पंजाब के गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो
माने जाते हैं यहाँ के जो सीनियर मोस्ट पर्सन है एडमिनिस्ट्रेशन में, और उनको एक एडवाइज़र जो होते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर, वो उनको एज अ चीफ सेक्रेटरी सपोर्ट करते हैं उनके कामों में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि बाकी स्टेट्स में अगर वो चीफ सेक्रेटरी बोला जाता है तो फिर चंडीगढ़ जैसी जगह पे उनको एडवाइज़र का नाम क्यों दिया जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं आपसे। तो थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। और दूसरी चीज़ कि रैंडम सोर्सेज फॉलो मत करना, जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं या फिर गवर्नमेंट मैगजीन्स हैं उन्हीं सब चीज़ों को पढ़ना। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से बेसिक अच्छे से कर लेना। तो ये तो बात होगी डैफ की। अब मैं अपने नोट्स दिखा देता हूँ और साथ साथ बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं। देखो यार, हमारे टाइम पे ना ये इज़राइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और यहाँ तो मतलब ऐसी चीज़ है कि चलता ही रहता है। जो भी लोग 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता ही है कि यहाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो सिविल सर्विसेज के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी यहाँ पे काफ़ी रुचि होती है, और वो पूछ लेते हैं। उनके इंटरेस्ट की वजह से आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने इसके प्रॉपर नोट्स बनाए थे, क्या एग्रीमेंट है, कब स्टार्ट हुआ, जो भी वॉर्स थी उनके बारे में, कहाँ पे क्या चलता है, क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा नोट्स बना रखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जो गाज़ा स्ट्रिप है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने यहाँ पे सब कुछ बताया था। इनफैक्ट मेरे से ये भी पूछ सकते थे वो कि सोल्यूशन क्या है, आप बताओ कि गाज़ा और फ़लस्तीन का क्या सोल्यूशन निकल सकता है। तो मैंने वो भी थोड़ा खुद से प्रिपेयर करने की कोशिश की थी। अभी क्या प्रॉब्लम है, करंट सिनेरियो क्या है। देखो आप देख सकते हो कि मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। वन स्टेट सोल्यूशन कितना प्रैक्टिकल है नहीं है, उसके नोट्स बनाए थे मैंने प्रॉपर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, यहाँ से वो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब कई बार आपको कंफ्यूज करेंगे, कई बार आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। कहीं भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी ना, फॉर एग्जांपल यूक्रेन में चल रही है, तो आपसे प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे, आपसे ये पूछ लेंगे कि बताओ आपको इंडिया से यूक्रेन जाना है तो आप कौन कौन सी कंट्रीज से होते हुए जाओगे। तो ये चीज़ें बहुत पूछते हैं, इसलिए मैंने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया था। एंड जो इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पूछते हैं कि आपको इस कंट्री से उस कंट्री में जाना है तो आप कैसे जाओगे, उसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि सी रूट क्या है और लैंड रूट क्या है। तो मैं इसको अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, बट नो डाउट मुझसे पूछा नहीं गया। तो मैंने प्रॉपरली नोट्स बनाए थे। इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से कर लेना यार, पूछ लेते हैं वो। उसके बाद मैंने इंडिया के जो डेमोग्राफिक्स हैं और जो इंडिया की इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसको पढ़ा था ढंग से, कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कितना लंबा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कितना लंबा है। एंड इनके कोऑर्डिनेट्स भी थोड़े थोड़े ध्यान में रख लिए थे, आइडिया था मुझे कि हाँ कितने कितने हैं। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कहाँ से जाता है, उसका क्या मतलब, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला सिस्टम सारा मैं करके गया था। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये सारी चीज़ें करके गया था। पेनिनसुलर प्लेट्यू का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और पूरे इंडियन रीजन का कौन सा है, वो 2 अलग अलग हैं, वो भी कर लेना। फिर वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो कौन कौन से स्टेट्स आएंगे, ईस्ट से वेस्ट, इस सीक्वेंस में सारी चीज़ें की थी। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बीच में जो आपका जो चैनल्स हैं 8 डिग्री 9 डिग्री, वो सब करके गया था मैं। इसका तो मैंने प्रॉपरली मैप बना के ढंग से करके गया था, और ये पर्सनैलिटी टेस्ट के टाइम पे मुझे सारी चीज़ें याद थी, मैं ढंग से करके गया था रिवाइज़। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं करके गया था अच्छे से। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछते हैं भाई वो, क्योंकि ये तो नेशनल सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ से तो आएगा क्वेश्चन। फिर ये मैंने मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने अपनी डाइजर्टेशन के ऊपर बनाए थे, और इंडिया एआई मिशन है तो मुझे पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछेंगे, तो गवर्नमेंट ने इंडिया एआई मिशन चलाया था, उसके नोट्स बनाए थे। रिस्क और के बारे में तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने खुद के लिए बनाए थे, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, आपका सिल्क रूट वाली चीज़ें होगी। और उसके बाद सीपैक जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से तो क्वेश्चंस पूछते ही हैं वो, उसको ढंग से कर लेना। और अभी तो पाकिस्तान में भी कुछ क्राइसिस चल रही हैं बलूचिस्तान रीजन को लेके, और वो बलोच ट्राइब को लेके जो भी उनके क्लैशेस चल रहे हैं बीच में, उसको ढंग से पढ़ लेना। बलोच ट्राइब क्यों बार बार पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती है, उसके बारे में क्या टसल है दोनों के बीच में, चाइना को वो क्यों इतना पसंद नहीं करते हैं, चाइना के क्या स्टेक्स हैं, वो अगर हमारी कंट्री के अंदर से रोड लेके जा रहे हैं तो इंडिया के क्या स्टेक्स हैं, पीओ के रीजन ढंग से पढ़ लेना। नेक्स्ट इज़ दी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में मैंने लिखा था, डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज़ क्या है, मतलब इसको मैंने प्रॉपरली इन डेप्थ किया था, क्या चल रहा है करंट में, क्या इवेंट्स हैं, वो सब चीज़ें मैंने पढ़ी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका यूएपीए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ भी इंपॉर्टेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ को मैंने अच्छे से किया था, मैंने इसलिए किया था एंटी डिफेक्शन लॉ क्योंकि यार हमारे टाइम पे इलेक्शंस होने वाले थे, तो इसको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या हैं,
तो ये मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था और ये बहुत पुराने नोट्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा अभी तो ये देखो, आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, यहाँ पे डेट साफ लिखी हुई है, 5 जून 2024 को मैंने नोट्स बनाए थे। दैट मीन्स आप देखो कि मेरा पर्सनालिटी टेस्ट 10 को था और मैंने 5 को ये फाइनलाइज़ किए हैं नोट्स। तो इतनी ज़्यादा भी चीज़ें थी, मेरे पास टाइम नहीं था। उसके बाद में आप यूनिफॉर्म पहनोगे ऑब्वियसली, तो यूनिफॉर्म की कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म के जो रैंक्स होते हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैप के बारे में, और आपके शोल्डर्स पे जो बैज लगते हैं, आपकी लैनियार्ड क्या होती है, रैंक्स तो बहुत अच्छे से याद रख लेना। और आपको फिर ये भी पता होना चाहिए यार कि अगर कोई आईजी रैंक ऑफिसर है तो उसको 1 स्टार और एक स्वॉर्ड एंड बैटन लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उनके क्या इंसिग्नियाज हैं, आपको पता होना चाहिए कि सीनियरिटी किस ऑर्डर में आएगी रैंक्स की, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर डीआईजी रैंक ऑफिसर है तो उसकी जो इंसिग्निया होंगी वो क्या होंगी। तो ये भी पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप यूनिफॉर्म पहनने जा रहे हो तो आपको ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। फिर मैंने अपने खुद के सैनिक स्कूल के बारे में भी उस टाइम पे लिखा था कि कितने एकर्स में है, कौन प्रिंसिपल है, कहाँ क्या बना था, पुराना सब कुछ, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके बारे में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सारे प्रॉपर नोट्स मैंने स्कूल के रिलेटेड भी बनाए थे। नेक्स्ट इज़, देखो यहाँ पे साफ मैंने ये लिखा हुआ है, वाई ओनली एंड्रॉयड, वाई नॉट एप्पल। ये वो सवाल है यार, जो मैं घूमता था, मैं जाता था अपना लाइब्रेरी में, तो मैं खुद से सोचता था कि वो ऐसा भी तो पूछ सकते हैं ना कि मतलब एप्पल क्यों नहीं और एंड्रॉयड क्यों। तो देखो मैंने इसके ऊपर पूरा आंसर प्रिपेयर किया था, एंड लकीली सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था ना बोर्ड के द्वारा वो यही था। तो सोचो, जो चीज़ आपने पहले से प्रिपेयर की होती है वही आपसे पूछ लें तो एक अलग ही खुशी होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वाई ओनली एंड्रॉयड वाई नॉट एप्पल वाला जो फोल्डर है, ये मैंने 4 जून 2024 को ही फाइनलाइज़ किया था। तो मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है उस टाइम की, जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि आप जब थोड़ा टाइम अपने आप को दो, या तो मॉर्निंग वॉक पे जाओ या फिर इवनिंग वॉक पे जाओ, आप खुद को टाइम दो, खुद से सवाल पूछो, चीज़ों को रिवाइज़ करो, तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। उसके बाद नक्सल्स के क्या सॉल्यूशंस है वो भी मैंने प्रिपेयर किए थे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि अर्बन नक्सल्स क्या होते हैं, ऐसी ऐसी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी जो आपको ट्रांसक्रिप्ट्स में मिलेंगी, तो वो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था पूरा। देखो मैंने कल भी आपको बताया था कि रिहैब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किलिंग से। तो देखो मैंने सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, कि हम सरेंडर कराएंगे और फिर उनको रिहैब भी करेंगे। तो नक्सल्स का सोल्यूशन गोली मारना नहीं है भाई, आपको दूसरे सोल्यूशंस, अच्छे इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस ढूंढने हैं, जो कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखे भी हुए हैं। और इनसे हमको ही फ़ायदा है यार कि वो आज हमारे लिए लाइबिलिटी बन रहे हैं, तो अगर हम उनको रिहैब करेंगे तो कल को हमारे लिए एसेट बनेंगे वो। फिर देखो मैंने अपने खुद के स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट और दीनबंधु छोटराम के बारे में पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यों बना, कैसे बना, सेक्स रेशियो क्या है सोनीपत की, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो सब चीज़ें, डेमोग्राफी क्या है। तो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे हर एक चीज़ के। इसके साथ साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो ऐसा स्टेट बर्ड्स होते हैं या फिर स्टेट एनिमल्स होते हैं, इसको भी थोड़ा देख लेना। जैसे कि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो चंडीगढ़ का स्टेट बर्ड क्या है। ऑब्वियसली वो इतना डीप में नहीं पूछते, बट खुद को तसल्ली मिलती है, खुद के मन को संतुष्टि मिलती है कि हाँ हम पढ़ के गए हैं। वो संतुष्टि बहुत अच्छे आंसर्स दिला देती है। मतलब जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है ना कि आपने पढ़ा है, तो आप अलग ही लेवल पे होते हो। उसके बाद में देखो मैंने चंडीगढ़ के बारे में पूरा प्रिपेयर किया था, ठीक है, किसने बनाया, क्या लोकेशन है, क्यों बना, कितना एरिया है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है, ये मैंने पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया था। मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिवल हिस्ट्री, तो चंडीगढ़ के बारे में की पूरी मेडिवल हिस्ट्री, टाइमिंग्स, कब कब बना, कैसे कैसे बना, कौन सी कमीशन, कौन सी कमेटी, चंडीगढ़ का जो साइन है ओपन हैंड उसका क्या मतलब है, सेक्टर्स कैसे डिवाइडेड होते हैं, मतलब पूरी सिमिट्री है चंडीगढ़ में, तो 1200 बाई 800 मीटर का एक सेक्टर होता है। एक सेक्टर अपने आप में ही एक पूरा मतलब डिस्ट्रिक्ट की तरह काम करता है। V7 क्या है, 7 Vs क्या हैं। चंडीगढ़ मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो यार अगर कोई चंडीगढ़ का है पर्सन या उसको इंटरेस्ट है तो मुझे बता देना, मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग कर देना, मैं नोट शेयर कर दूंगा आपके साथ। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं दे सकता हूँ नोट्स, अगर आपके लिए हेल्प करते हैं। बाकी यार मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि नोट्स खुद से बनाओ, किसी और के कभी मत मांगो। फिर उसके बाद में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, ये सारे मैंने अच्छे से प्रिपेयर किए थे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और पुलिस के बारे में भी। फिर साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, साइबर वॉरफेयर तो आपका इंटरनल सिक्योरिटी में भी जाएगा, साइबर क्राइम्स भी जाएंगे। तो ये सब चीज़ें।
फिर साइबर क्राइम्स आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, मतलब मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए थे इसके। साइबर थ्रेट्स क्या हैं, कैसे हम उनको रोक सकते हैं, किस किस तरह के अटैकर्स होते हैं, डार्क वेब क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है। तो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे इसके। डार्क वेब और डीप वेब में क्या डिफरेंस है। देखो, मैं हर एक चीज़ जो भी मैं करता था वो मैं इस हिसाब से करता था कि लेवल 1 और लेवल 2 के काउंटर क्वेश्चंस भी लेके, ताकि अगर मेरे से वो क्वेश्चन पूछें तो मुझे एटलीस्ट उसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए ताकि मैं उसका अच्छे से आंसर दे पाऊँ। इंडियन साइबर स्पेस की क्या वनरेबिलिटी है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सब चीज़ें। और यार, हर चीज़ को ना आप सिर्फ इस चीज़ पे मत लेना कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही निकालनी है। चीज़ों की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है, वो बात ठीक है, बट उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में ओपिनियन ज़्यादा मांगते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो आपके हिसाब से उसका क्या सॉल्यूशन है ये वो ज़रूर पूछते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो मैंने प्रॉपरली अच्छे से, देखो यहाँ पे मैंने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 ये भी अच्छे से प्रिपेयर किया था, और NPIIPC जो है वो भी किया था। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए तो मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, आप देख सकते हो। और यहाँ से ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा भी गया था मेरे से, सोशल मीडिया क्या है, उसके सोशल मीडिया के एटिकेट्स क्या हैं, वो भी किए थे। नेट ग्रिड क्या है। तो नेवर एंडिंग टाइप के नोट्स हैं सोशल मीडिया के। तो ये मैंने उस टाइम पे अच्छे से प्रिपेयर किए थे। आप भी अपने आइडेंटिफाई करके अच्छे से नोट्स बना लेना और उनको बार बार रिवाइज करना ताकि क्वेश्चन आए तो आप बता सको। उसके बाद ये वो बुक है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वाली, इसकी मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, नो नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 80-85% ये बुक इंपॉर्टेंट ही है यार, सब कुछ ऑलमोस्ट करके चले जाना। जो महाराष्ट्र से रिलेटेड वो वाली चीज़ें हैं वो रहने देना, छोड़ देना, अगर आप महाराष्ट्र के नहीं हो तो बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो कर लेना। फिर देखो, पुलिस रिफॉर्म्स एंड प्रकाश सिंह रिकमेंडेशंस जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कल को पुलिस फोर्स में जाना जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या थी, कितनी मेहनत की थी प्रकाश सर ने इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास कराने के लिए, और कौन थे वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो थी 7 डायरेक्टिव्स जो थे प्रकाश सिंह केस में, तो ये मैंने पूरे यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं सोच रहा था कि इस पे क्वेश्चन आएगा बट नहीं आया, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने अपना डैफ इस हिसाब से बना दिया था कि वो ज़्यादा अट्रैक्ट हुए मेरे डैफ की तरफ और उन्होंने डैफ रिलेटेड ज़्यादा पूछे, इधर उधर मेरे से क्वेश्चंस नहीं पूछे। फिर उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट अच्छे से प्रिपेयर किया था इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। फिर डिज़ास्टर क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, यूनाइटेड नेशंस की क्या डेफिनेशन है, हज़ार्ड क्या होता है, कितने टाइप के डिज़ास्टर्स होते हैं, फिर लेवल्स क्या हैं डिज़ास्टर के, NDMA क्या है। मतलब ये कर लेना, क्योंकि आप कल को अगर आप CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो तो कल को आप ऑब्वियसली डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस में भी जाओगे ही, वहाँ पे भी आप मतलब अपनी डेपुटेशन पे जा सकते हो, तो वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फेजेस क्या हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, क्राइसिस कब डिक्लेयर होती हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, मतलब इनको पढ़ लेना। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। स्टेट का क्या रोल होता है, डिस्ट्रिक्ट का क्या रोल होता है, NDRF क्या है, पढ़ लेना इन सब चीज़ों को। ऑब्वियसली आप CAPF में आओगे तो आपको कल को अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि आप NDRF में एज ए डेप्यूटेशन पे जाओ एज एन ऑफिसर। नेक्स्ट इज़ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में आया था, तो इम्पॉर्टेंट था। ऑब्वियसली मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि यार उस टाइम पे करंट अफेयर्स था तो मुझे पता था कि इंपॉर्टेंट है और आएगा, तो मैंने प्रिपेयर किया था इसको अच्छे से, और ऑब्वियसली यहाँ से आया भी था। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं एटलीस्ट, वो चीज़ें तो आपको करनी ही हैं। तो मैं आपको ये इसलिए नहीं दिखा रहा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। हो सकता है अगर आप कंप्यूटर साइंस से ना हो तो हो सकता है आपसे ना भी पूछें, बट ये तो एक जनरल टर्म भी होगी ना आज के टाइम पे कि आर्टिकल 21 है, उसकी क्या वनरेबिलिटीज़ हैं, इसलिए हमको डेटा किस हिसाब से प्रोटेक्ट करना है। तो ये तो फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में आने वाली चीज़ होगी, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी ये। तो अपने नोट्स इस हिसाब से बना लेना जिस हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब नेवर एंडिंग चीज़। हाउसेज इन सैनिक स्कूल, मेरे स्कूल में हाउसेज थे तो उनके किस हिसाब के नाम थे, कौन कौन से थे, नाम का मतलब क्या क्या था, कहाँ कहाँ पे कौन सी बैटल्स हुई थी, जो नाम थे उनके, तो ये भी प्रिपेयर किया था। जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी, LFPR, ER, UER, ये मैंने सारे मतलब किए थे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और ये सब चीज़ें जो कि करंट अफेयर्स में उस टाइम पे चल रही थी। 5th और 6th स्केड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, बासल नॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि बासल नॉर्म्स मैंने इसलिए की थी क्योंकि मेरे फादर बैंक से मैनेजर रिटायर्ड हैं, तो उस हिसाब से वो ऐसा सोच सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर से भी वो मेरे से क्वेश्चन पूछ लें, तो इसलिए मैंने इसको भी प्रिपेयर किया था। उसके बाद में आप देखो कम्युनल वायलेंस, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी की चीज़ आ गई।
वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में, कम्युनल वायलेंस के बारे में, हिस्ट्री क्या है उसकी, आज के टाइम पे क्या चल रहा है। तो प्रॉपर इसके नोट्स मैंने बनाए थे। जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड विशाखा गाइडलाइंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूछते हैं ये विशाखा गाइडलाइंस तो आपको आनी चाहिए, क्या केस था वो भी पता होना चाहिए। उसके अलावा एआई चैलेंजेस टू इलेक्शंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप फेक्स यूज़ हो रहे थे, वो किस हिसाब से यूज़ हो रहे थे, उसमें वो क्या कर रहे थे, हम क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें। तो मैंने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया था। फिर CAPF के बारे में मैंने, देखो यहाँ पे भी ये प्रिपेयर किया है, इंसर्जेंसी और नक्सलिज्म में क्या डिफरेंस है वो बताया हुआ मैंने। उसके बाद में CAPF एक्सप्लेन्ड, मतलब कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में पूरा, कौन पहले बना, कौन बाद में बना, किसका क्या काम है, कौन सी कहाँ पे है, डिफरेंस बिटवीन पैरामिलिट्री एंड CAPF वो मैंने बताया हुआ है यहाँ पे। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन जो चार्ट है वो, उसके अलावा आपके बजट, किस किस के कितने कितने बजट हैं। मैंने बताया था ना आपको एक एक वीडियो में कि मैंने ये तक भी प्रिपेयर किया था कि किसका कितना बजट है, तो पर पर्सन कितना बजट जाता है, तो मैंने वो भी सब प्रिपेयर किया था। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के बारे में, इंदिरा गांधी असैसिनेशन, और ये सब मतलब CAPF के लिए तो बहुत बड़ा फोल्डर होगा नो डाउट। तो मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर की थी, तो आप भी CAPF अच्छे से प्रिपेयर करना, जितने भी फोर्सेज हैं वो सारी। उसके अलावा लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। CAQM और एयर क्वालिटी के बारे में मैंने पढ़ा था, एयर क्वालिटी कैसे कैसे लेते हैं, वो पूछ लेते हैं ना कई बार। आप सपोज आपका इंटरव्यू है, उस टाइम पे हो सकता है कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाए, हो सकता है उस टाइम पे न्यूज़ में आने लगे, तो हो सकता है वो आपसे पूछ लें कि सेटिस्फैक्ट्री कब माना जाता है, या किन किन पैरामीटर से हम एयर क्वालिटी को नापते हैं। लीडरशिप के बारे में मैंने आपको बताया था। NCC के बारे में मैंने पूरा फोल्डर बनाया था, इसका इंसिग्निया क्या है, इसका ये जो मोटो है जो मैंने आपको बताया ना, एकता और अनुशासन, तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप NCC से बिलोंग करते हो या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आपने डैफ में मेंशन किया है। फिर DG उस टाइम पे ये थे, अभी पता नहीं कौन है। तो NCC के बारे में क्यों है, क्या है, सर्टिफिकेट्स के बारे में पूरे प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए थे। इसके अलावा क्लाइमेट के बारे में पूरा किया था, क्योंकि अगर आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो क्लाइमेट तो स्किप नहीं कर सकते। तो ये इसके करंट अफेयर से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं वो सब भी प्रिपेयर किए थे। उसके अलावा सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ बॉर्डर इश्यूज़ एंड बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी कंट्रीज़ के साथ, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे कितने लेंथ की बॉर्डर है उसकी सीक्वेंस पूछ लेते हैं कई बार, कि सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ है, सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। हो सकता है इसमें छोटी मोटी क्लरिकल मिस्टेक हो सकता है मैंने बाद में चेंज किया हो। LOC और LAC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं कि अगर आर्मी है तो फिर BSF को वहाँ पे क्यों कंट्रोल दे रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप में से कई लोग BSF भी ज्वाइन करेंगे। तो आर्मी है तो BSF क्यों है, कौन सी लाइन पे कौन खड़ा है, फॉर एग्जांपल LOC पे कौन खड़ा है, जहाँ पे पूरा डिफाइंड बॉर्डर है वहाँ पे कौन खड़ा है। जहाँ पे डिफाइंड बॉर्डर होता है वहाँ पे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज होते हैं, जहाँ पे डिस्प्यूटेड बॉर्डर होता है वहाँ पे आर्मी या हमारी डिफेंस फोर्सेज होती हैं। तो अक्साई चीन वाला क्या प्रॉब्लम है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला, पाकिस्तान के साथ हमारी लाइन, रैटक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, इन सब को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर इनके चैलेंजेस क्या हैं, फिर सर क्रीक एरिया में क्या मतलब प्रॉब्लम है, उसको कैसे हम उसका कैसे सोल्यूशन निकलेगा। इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में मैंने पूरे नोट्स बनाए थे, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के बारे में। उसके बाद में बंगाल बाउंड्री कमीशन जो बना था वो, तो देख सकते हो यार नेवर एंडिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स हैं। ऑब्वियसली ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी यहाँ पे, बट मैंने अच्छे से नोट्स बनाए थे उस टाइम पे। ये देखो क्रीक एरिया मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो क्रीक इशू है। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपसे वो पूछें सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें और आप वहाँ पे जाके ब्लैंक बैठो, तो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ठीक है अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बन भी गए तो आप कौन सी 5 चीज़ें हैं जो करोगे। तो मैंने वो 5 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैंने सोचा था ये कॉपी मत करना यार, अपनी खुद की लिखना, क्योंकि सब्जेक्टिविटी अच्छी रहती है, यूनिकनेस अच्छी रहती है। सारे एक ही चीज़ बोलेंगे तो फिर अच्छा नहीं रहता। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई CAPF एंड वाई CISF, क्योंकि मैंने उस टाइम पे CISF को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस भर दिया था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उसके बारे में।
और फिर मैं ज़बरदस्ती चीज़ें ढूंढ रहा था कि मतलब मेरे से पूछ लिया तो मैं क्या लिखूं कि CISF अच्छी क्यों है। तो ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें काफ़ी लिखी थी कि क्यों मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, CAPF में CISF में क्यों जाना चाहता हूँ। तो आप भी इसका आंसर प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, उसके बाद में पार्लियामेंट सिक्योरिटी और CISF को जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी दे दी गई थी उसके बारे में, ये करंट अफेयर्स में था इसलिए मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद में IT एक्ट के बारे में मैंने पूरा किया था। फिर रशिया यूक्रेन वॉर को कैसे रोकोगे उसके थोड़े बहुत नोट्स लिखे थे मैंने। तो ऑब्वियसली वो पूछ सकते हैं आपसे, रशिया यूक्रेन चल रहा है तो आपकी क्या राय है। तो जब तक आपको रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ढंग से पता ही नहीं होगा, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि US के क्या उसमें इंटरेस्ट्स हैं, यूरोप के क्या इंटरेस्ट्स हैं, तब तक आप नहीं सॉल्यूशन दे पाओगे। तो न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा करो। उसके बाद में सैनिक स्कूल के बारे में जो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मेरा नाम और वो सब, ये सब आंसर्स वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके लिए। ऑब्वियसली मेरे लिए तो थे बट आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट इज़ इंडिया और बांग्लादेश के बारे में, वो जो ट्रेन्स भी चलती हैं, 2-3 ट्रेन्स हैं वो चलती हैं, फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्मगलिंग होती है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे की थी। फिर वेरियस बाउंड्रीज़, देखो बाउंड्रीज़ के लिए मैंने अलग फोल्डर बनाया था, अलग फोल्डर बना के मैंने बाउंड्रीज़ ढंग से की थी, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद इंडिया ईरान सेंट्रल एशिया के बारे में पूरा, क्योंकि ये उस टाइम पे न्यूज़ में था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो न्यूज़ में था, इसलिए मैंने इसको प्रिपेयर किया था। और चाहबार पोर्ट के बारे में प्रिपेयर किया था, चाहबार पोर्ट कैसे बना और चाहबार पोर्ट के क्या स्टेक्स हैं। उसके बाद में इंडिया ईरान अफ़गानिस्तान के क्या स्टेक्स हैं, मतलब पूरा मैंने पढ़ा था इसको कि कहाँ कहाँ से होके जाता है। हो सकता है वो पूछ लेते, अगर उन्होंने पढ़ा होता ये तो पूछ भी सकते थे। उस टाइम पे न्यूज़ में था इसलिए मैंने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। इसके अलावा इंडियन बांग्लादेश में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है, क्या क्या हैं। उसके बाद देखो रैंडम क्वेश्चंस भी मैंने प्रिपेयर किए थे मैं खुद से, मतलब मैं खुद से सोचता था कि मेरे से क्या पूछ सकते हैं, मतलब रैंडमली क्या पूछ सकते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी जो उनके मन में आए वो क्या पूछ सकते हैं मेरे से। तो आप भी ऐसा सोचना कि मतलब क्या ही पूछेंगे, आपका डैफ सामने लेके आपसे उल्टा उल्टा मतलब क्या पूछेंगे। जैसे केजरीवाल को उस टाइम पे बेल मिली थी, तो आपके क्या व्यूज़ हैं केजरीवाल की बेल को लेके। तो आपसे मोस्टली यही पूछते हैं कि आपके ओपिनियन क्या है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है यार, आप पोज करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद हो सकता है वो पूछें कि डू यू वांट टू आस्क समथिंग, तो फिर आप ऐसे में क्या पूछोगे। तो हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना। ऐसा नहीं कि वहीं जाके आप ब्लैंक हो जाओ, वहीं जाके सोचो कि नहीं अब क्या बोलूँ इसको मैं, और फिर आप फंबल करो। तो हर सिचुएशन को सोचना। हो सकता है पूछ लें आपसे कि आपकी क्या कोई सजेशंस हैं, क्या आप चाहते हो कि इंटरव्यू किस हिसाब से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हो सकता है आपसे पूछ लें। तो हर चीज़ को मैंने सोचा था कि रैंडम क्वेश्चंस अगर वो पूछेंगे तो वो क्या पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, चंडीगढ़ में सबसे अच्छा क्या लगता है, ठीक है, व्हाट डू यू डिसलाइक अबाउट चंडीगढ़। पसंद नापसंद तो पूछ ही लेते हैं वो मोस्टली। स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस 5-5 करके चले जाना, और अपनी वीकनेस भी ऑब्वियसली आप इसी हिसाब से ही करोगे जो आपकी स्ट्रेंथ ही दिखें। तो वो क्या हैं वो भी मैंने लिख रखी हैं। दूसरी मतलब बहुत सारी हैं, ये तो अलग अलग एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट रैंडम क्वेश्चंस भी सोच लेना जो हटके हों थोड़े, जो आप मॉक्स में देखते हो, जो आप सोचते हो कि ऐसा भी पूछ सकते हैं। उसके बाद देखो इंडिया एंड चाइना, और आप चाइना को कैसे काउंटर करोगे उसके बारे में, ठीक है, वो भी लिखा था मैंने। उसके बाद इंडिया मोल्डिव्स मॉरिशस जो उस टाइम पे चल रहा था, लक्षद्वीप आइलैंड्स वाला जो करंट अफेयर्स में चल रहा था वो। उसके अलावा देखो बैंकिंग और उसके क्या चैलेंजेस हैं वो, क्योंकि मेरे फादर बैंक से रिटायर्ड हैं तो आपके फादर का जो प्रोफेशन होगा वहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ये तो चलो मूवी है जो मैंने डाउनलोड करनी थी वो अलग चीज़ है। इंडिया और मिडल ईस्ट के बारे में पूछ लेते हैं क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा डायस्पोरा जो है वो मिडल ईस्ट में रहता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चंस ऑन इलेक्शंस, उसके बाद में रिजर्वेशन के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है, आपकी क्या राय है। उसके अलावा मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर इंडिया एंड नेपाल, देखो मैंने बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं उनको अलग अलग से करके किया था। फॉर एग्जांपल इंडिया नेपाल को अलग से पढ़ा था, उसके क्या स्टेक्स हैं, हमारे क्या इंटरेस्ट हैं, कितना बड़ा बॉर्डर है, हमारे क्या रिलेशंस हैं नेपाल के साथ, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ किस हिसाब से काम करती हैं, हमारी कैसे करती हैं, तो सारा मैंने किया था। ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हो।
और आपको लगता है कि अगर इंडिया नेपाल के साथ डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है तो गलत लगता है आपको। इंडिया और नेपाल का भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको काला पानी और लिपू लेक बोलते हैं, और एक और है ये लिम्पियादुरा। तो मैंने पूरा पढ़ा था इसके बारे में, ऐसा मैं ब्लैंक नहीं होना चाहता था पर्सनालिटी टेस्ट में, क्योंकि पूछ लेते हैं ऑब्वियसली जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं उनके बारे में तो पूछेंगे ही कि आपकी क्या राय है, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। तो लोग जनरली ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के साथ ही डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं। यार बांग्लादेश के साथ भी थे, जो शायद 100th अमेंडमेंट एक्ट था या 101st था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मोस्ट प्रोबेबली 100th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो इसीलिए था कि हमने कुछ लैंड पार्सल्स बांग्लादेश को दिए थे, बदले में बांग्लादेश ने कुछ लैंड पार्सल्स हमको दिए थे ताकि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल हो जाए। तो हर एक कंट्री के साथ कुछ ना कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो होते ही हैं हमारे, तो हर कंट्री का मैंने अच्छे से पढ़ा था। उसके अलावा इनकम टैक्स नॉर्म्स वो अलग चीज़ है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। CSE CAPF मैं बता चुका हूँ। 5 मेजर चेंजेस जो आप करोगे AC बनने के बाद वो भी बता चुका हूँ। हाउ टू इम्प्रूव पुलिस, तो पुलिस रिफॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप खुद से सोचना, किसी का कॉपी मत करना। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये एक ऐसी टर्म थी जो उस टाइम पे न्यूज़ में थी, तो ये भी मैंने किया था क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट इज़ इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या हैं, ये तो बहुत बड़ा होगा यार नोट्स, मतलब नेवर एंडिंग टाइप के नोट्स हो सकते हैं, तो ये तो नहीं एक्सप्लेन करूँगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ड्रोन रेगुलेशंस, ग्रेजुएशन और PG के सब्जेक्ट जो हैं वो, फिर मेरे हॉबी, फिर इंटरनेशनल फोरम्स जैसे कि ब्रिक्स, आसियान, SCO, G20, क्वाड एट्सेट्रा, तो ये भी मैंने किया था। फिर मणिपुर के ऊपर जो क्लैशेस चल रहे थे कुकी मेती वाले, वो भी मैंने किए थे पूरे प्रॉपर, यहाँ पे मैंने लिखा था और अपने सॉल्यूशंस भी दिए थे। देखो मैंने यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, स्टेट्स पूरे दिखाए हुए हैं, और एरिया आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबको पता होता है कि नॉर्थ ईस्ट में टोटल स्टेट्स कितने हैं, बट उन स्टेट्स का सीक्वेंस हमको पता नहीं होता है। मोस्टली हमको ये नहीं पता होता है कि नागालैंड ऊपर है या मणिपुर ऊपर है या मिज़ोरम कहाँ पे है। त्रिपुरा सबको याद हो जाता है, मेघालय सबको याद हो जाता है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम ये तीन बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो इनको आप किस हिसाब से करोगे ये भी थोड़ा देख लेना, क्योंकि वो कई बार पूछ लेते हैं कि ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है, कौन सा बॉर्डर किसके साथ लगता है, इस टाइप की चीज़ें वो पूछते हैं। प्लस जो ट्राइब्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने यहाँ पे ट्राइब्स भी लिख रखी हैं, तो मैंने इस हिसाब से नोट्स बनाए थे। मेहनत तो यार की थी, तभी ऑब्वियसली मार्क्स अच्छे आए हैं। फिर उसके बाद में साउथ चाइना सी और उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं कि हम फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देते हैं तो क्यों देते हैं, साउथ चाइना सी क्या है, और वो जो जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे वो कौन कौन से हैं, रास्ता क्या है, चाइना कहाँ से आता है, CPEC जो बनता है वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे समझोगे तो साउथ चाइना सी कर लेना, क्योंकि कई बार वो पूछ लेते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है वो भी। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये तो ऑब्वियसली बैंकिंग वाला है इसलिए मैं करके गया था। मेरी खामियां क्या हैं, ये खामियां वाला जो आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे 28 अप्रैल को मैंने बनाया है, ये मेरी खामियां जो है मैं अलग से नोट करता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मिरर प्रैक्टिस की, मुझे खुद को लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ खामियां हैं तो वो मैंने नोट डाउन कर ली, या मेरी फैमिली को लगता है कि मेरे अंदर कुछ खामियां हैं वो मैंने नोट डाउन कर ली, या मैं मॉक इंटरव्यू देने गया वहाँ पे मुझे किसी ने सजेशन दी कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है तो वो नोट डाउन कर ली। और ये जो खामियां हैं ना, ये मैंने A4 शीट पे प्रिंट आउट करा के हर एक रूम में लगा रखी थी ताकि मुझे दिखती रहे, मुझे पता लगता रहे कि मुझे कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको आपकी गलतियाँ खामियाँ पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं पता होगी ना तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं। उसके बाद में 5 क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग एन असिस्टेंट कमांडेंट, मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए क्या 5 क्वालिटीज़ होनी चाहिए इंपॉर्टेंट, तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। और फिर मैंने देखो लास्ट में ये भी लिखा हुआ है मेरे भीतर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। भीतर एक हरियाणवी वर्ड है जो मैंने यूज़ किया था। ऑब्वियसली मैं नोट्स अपने मज़े मज़े में बनाता था ताकि मुझे पढ़ने में बोरियत महसूस ना हो, तो मेरे अंदर 5 हैं ऑब्वियसली, इसीलिए बना हूँ मैं। फिर इंडिया पाकिस्तान के बारे में, फिर पॉवर्टी उस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में था, तो पॉवर्टी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये तो मैंने ऑब्वियसली न्यूज़पेपर की ही कटिंग लगा रखी है। अब देखो सी रंगाराजन जो हैं इनको आप सब जानते होगे, तो जब सी रंगाराजन सर आर्टिकल लिखेंगे तो सोचो उस आर्टिकल की कितनी महत्व होगी। हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। तो अगर चीफ मिनिस्टर आर्टिकल लिख रहा है ना तो वो आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये इस टाइप की चीज़ें मैंने लिखी थी यार, पॉवर्टी क्या है, कौन कौन सी लाइंस हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूज़ में थी तो मैंने की थी। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट, कंप्यूटर साइंस की मैंने अलग से ट्रांसक्रिप्ट बनाई थी शुरू में कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, और ये बस मेरे दिल की तसल्ली के लिए मैंने सोचा था कि जाने से पहले ये सब चीज़ें एटलीस्ट मुझे आनी चाहिए। उसके बाद नो योर फोर्सेस में मैंने सीआरपीएफ के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद में मैंने एसएसबी के बारे में लिखा हुआ है। और यार फोर्सेस के लिए मैंने क्या किया था, मेरे पास एक वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड मैंने कमरे में ड्रिल करा रखा है। उस रूम में उस बोर्ड पे मैंने 5 ऐसे स्लॉट्स बनाए थे, 5-6, उसमें मैंने एनएसजी और एसपीजी के बारे में भी लिखा था। तो टोटल 7 स्लॉट्स बनाए थे मैंने, और उसमें मैंने हर फोर्स का कब बनी, मोटो क्या है, करंट डीजी कौन है, कितना बजट है, कितने पर्सनल्स हैं जो काम करते हैं, और उसका मैंडेट क्या है, हर फोर्स के लिए मैंने लिखा था। और उस रूम से मैं जब भी निकलता या अंदर जाता था तो मैं चीज़ों को बार बार रिवाइज करता था। तो अपने पास चीज़ें इस हिसाब से हैंडी रखना जो आपको डेली बेसिस पे दिखती रहें, क्योंकि जब चीज़ें दिखती हैं तो अच्छे से याद होती हैं। उसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स के लिए एक अलग से फोल्डर बनाया था, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे लास्ट में। तो ये मैंने करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया था। एंड ये तो काफ़ी बड़ा फोल्डर होगा ऑब्वियसली, तो मैं करंट अफेयर्स मोस्टली यहाँ पे लिख लेता था, क्या प्रॉब्लम चल रही है वो लिख लेता था। सो आई होप कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगी होंगी। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स अभी बताए नहीं हैं, क्योंकि यार जब से मेरा रिजल्ट आया था मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया था, तो मुझे करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पता हैं, तो वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं, आपकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स। बाकी ऑब्वियसली मैं आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। उसके अलावा जो पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपकी पार्लियामेंट हो गया, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होगी, वो तो बेसिक चीज़ें हैं, वो ऑब्वियसली आपको पता ही होंगी, क्योंकि अगर आपने रिटन क्लियर किया है तो आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही। सो आई होप कि मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है। अगर आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन समझ में आए हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपने नहीं की हैं, छूट गई थी और यहाँ से आप कर सकते हो, तो आप कर लेना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ के नोट्स मेरे पास हैं और मुझे शेयर करने चाहिए, तो पहली चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि यार खुद से ही प्रिपेयर करो, खुद से ही नोट्स बनाओ। कभी किसी दूसरे के नोट्स यूज़ मत करो, क्योंकि वो उसका खुद का पर्सपेक्टिव है, आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है अलग हो सकता है मेरे जो नोट्स हैं उससे बेटर नोट्स आप खुद बना सकते हो, तो बेटर बना सकते हो तो बना लो, मेरे नोट्स पे रिलाई मत करना। बट अगर आपको लगे टाइम कम है, नहीं मिल रहा है, टाइम आपके पास नहीं है, तो आप फिर नोट्स मांग लेना, मैं देख लूँगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं अपने नोट्स में गालियाँ वालियाँ भी लिख देता हूँ, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, तो मैं वो सब हटा दूँगा, एडिट करके मैं आपको भेज दूँगा। एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें रह गई थी वो मैं बता देता हूँ कि अगर कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी कहीं पे सर्विंग हैं, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप जहाँ सर्विंग हो तो आप उसको छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे हो। अगर आपकी तनख्वाह वहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा मिलेगी, तो ऑब्वियसली पूछेंगे कि नहीं तुम तो पैसे के लालच में आ रहे हो, तो उसके लिए आंसर प्रिपेयर कर लेना। अगर आपकी सैलरी वहाँ ज़्यादा है, सीएपीएफ में कम मिलती है, तो फिर वो पूछेंगे कि वहाँ आपकी ज़्यादा है तो फिर आप यहाँ क्यों आ रहे हो। तो कम हो या ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने तो ओपिनियन आपका लेना ही है, तो इस चीज़ को प्रिपेयर कर लेना। फिर ये पूछ लें, वो पूछेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप यहाँ आ रहे हो, या फिर यहाँ आपको क्या अच्छा मिल रहा है कि आप उसको छोड़ रहे हो, तो ये सब चीज़ें याद कर लेना। यहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना, गाड़ी मिलेगी, असेट मिलेंगे, सैलरी अच्छी मिलेगी, 8th पे कमीशन लगने वाला है, इस टाइप की चीज़ें मत बताना, क्योंकि फिर ये दिखता है कि आप कंट्री को सर्व करने बाद में आ रहे हो, आप पहले खुद अपने मज़े के लिए आ रहे हो। उसके बाद रिलेटेड टू दी यूपीएससी आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी कौन से आर्टिकल में है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कितने मेंबर्स हैं इसमें, कौन अपॉइंट करता है, ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़ के चले जाना। और इस टाइप के रैंडम क्वेश्चंस जैसे कि वाई शुड वी सेलेक्ट यू, या फिर अगर मैं आपको रिजेक्ट कर दूं तो आपको क्या लगता है कि मैं आपको रिजेक्ट क्यों कर रहा हूँ, मतलब इस टाइप के स्टूपिड क्वेश्चंस। वैसे तो यूपीएससी कम ही पूछती है, बट इन केस अगर पूछ भी ले तो इस टाइप के स्टूपिड क्वेश्चंस के भी आंसर प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद में ऑब्वियसली मैं वीडियो डालूंगा कि आपको मॉक्स कैसे देने हैं, कब से आपको मॉक के लिए प्रिपेयर कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए, मॉक को कैसे इंटरप्रेट करना है, उसके अलावा आप डी डे कैसे हैंडल करना है, यूनिफॉर्म की अलग अलग डालूंगा। तो मेरी सीरीज़ चलेगी, एंड ये सेकेंड वीडियो थी, एंड आई विल बी वर्किंग ऑन द थर्ड वीडियो वेरी सून।